नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर। मैं हूं सिकता देओ और खबरों की शुरुआत करते हैं आईएस के फैलते जाल से। आतंकी संगठन आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने इराक गए आरिफ माजिद से एनआईए की पूछताछ में काफी अहम जानकारियां सामने आई हैं। 6 महीने पहले मुंबई के पास कल्याण से आरिफ आईएस की लड़ाई में शामिल होने के लिए फरार हुआ था। इसके बाद शुक्रवार को उसके भारत लौटते ही उसे एनआईए ने हिरासत में लिया। अब पता चला है कि आरिफ का इरादा तो लड़ाका बनने का था, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने उसे मजदूर बना दिया। कल्याण का आरिफ मजीद अब एनआईए की गिरफ्त में है। वो जो कहानी बता रहा है वो इस मुल्क में बढ़ते उस खतरे की तरफ इशारा कर रही है जहां आतंकवाद के तार इंटरनेट के जरिए नौजवानों के घरों तक पहुंच रहे हैं। आरिफ मजीद उस ग्रुप की अगुवाई कर रहा था जो इराकी फौज के खिलाफ आईसिस का साथ देने गए थे। इरादा तो लड़ाका बनने का था, लेकिन आईसिस ने उन्हें मजदूर बना दिया। एनआईए की कैद में आरिफ मजीद ने जो कहानी बताई है वो आतंकी संगठनों के कई राज खोल रही है। आरिफ ने खुद के इराक तक पहुंचने की दास्तां कुछ यूं बताई है। मैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को जानने के लिए इंटरनेट की कई साइटें खंगाला करता था। उन्हीं दौरान कई मौलवियों की तकरीरें इंटरनेट पर देखी और सुनी। वो मुझ पर गहरा असर कर गई। इस सब के चलते मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। मैं शरीयत पर चलने वाले इस्लामिक राज्य के बारे में सोचने लगा। मेरा दोस्त फहाद भी वही सब सोच रहा था। उसी ने मुझे बताया कि कल्याण के बाजार पेठ इलाके में ही रहने वाले शाहीन टंकी और अमन तांडेल भी कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। हमें पता चला कि आईसिस सीरिया में शरीयत सरकार बनाने के लिए जंग लड़ रहा है। उसी दौरान फेसबुक पर ताहिरा भट्ट नाम की महिला संपर्क में आई जो दुनिया भर के लोगों को आईसिस में शामिल करवाने का काम करती है। उसने हमें सीरिया जाने का रास्ता बताया और अबू फजल और अबू फातिमा के फोन नंबर दिए। बाद में फातिमा ने इराक के एक शख्स का फोन नंबर दिया और इराक पहुंचने के बाद उसे फोन करने को कहा। जियारत के लिए वीजा मिलते ही आरिफ मजीद घर में यह कहकर निकला कि वो दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा है, वहां 2 दिन रहेगा। बाद में सभी टिकट, वीजा और पासपोर्ट लेकर अबू धाबी पहुंचे और वहां से बगदाद का रास्ता तय किया। बगदाद पहुंचने पर 6 दिन जियारत की। वहां से बगदाद वाला फोन मिलाया, लेकिन जब संपर्क नहीं हो पाया तो अबू फातिमा ने टैक्सी से मसूल आने को कहा। हम मसूल पहुंचे तो साबुन मस्जिद में मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन इसके पहले कि हम मुलाकात कर पाते इराकी फौज ने हमें पकड़ लिया। 2 घंटे की कड़ी पूछताछ, वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद छोड़ दिया गया। अबू फातिमा ये सब देख रहा था। फौज से छूटे तो एक सफेद रंग की कार में हमें एक घर में ले गए। हमारी तलाशी हुई और आने की वजह पूछी। जब हमने बताया कि आईसिस में शामिल होने आए हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि आईसिस में शामिल होने के लिए सिफारिश की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए वापस हिंदुस्तान लौट जाओ। लेकिन हमने वापस जाने से मना कर दिया। आरिफ के मुताबिक इसके बाद उन्हें शिसानी नाम के एक शख्स से मिलवाया गया जो आईसिस का बड़ा अफसर था। उसने उन्हें भर्ती कर लिया। बाद में सभी को 10 दिनों तक रेगिस्तान में रखा गया जहां उनके नाम भी बदल दिए गए। फिर वहां से 25 दिन की शरीयत की ट्रेनिंग में भेजा गया। उनके साथ वहां दूसरे मुल्कों के 50 और लोग थे। आखिरी 3 दिन AK-47 चलाना सिखाया गया। हमारी लिखित और मौखिक परीक्षा भी ली गई, लेकिन उसके बाद हमें जंग में शामिल न कर दूसरे काम दे दिया। मुझे सिविल इंजीनियरिंग, फहाद को कार रिपेयरिंग, शाहीन को अकाउंट का तो अमन को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में शामिल किया। वहां 10 दिन काम करने के बाद मुझे रक्का के सीमा पर एक गांव की इमारत में बुलेट प्रूफ शीशे की खिड़की बनाने का जिम्मा दिया गया। एक दिन मैं वहां काम कर रहा था, तभी गोली चली और मैं उसमें घायल हो गया। 4-5 घंटे बेहोश रहने के बाद जब होश आया तो किसी तरह चलकर अस्पताल पहुंचा। 8 दिन तक इलाज कराने के बाद वापस रक्का आकर दोस्तों से मिला तो पता चला कि शाहीन ने घर पर फोन कर बता दिया है कि मेरी मौत हो चुकी है। उसके बाद मुझे मोसुल यूनिवर्सिटी बनाने का काम दिया गया, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकलने की इजाजत मांगी। वो मान गए और $2000 देकर तुर्की तक छोड़ दिया। मैंने घर पर फोन कर वापस आने की इच्छा जताई। उसके बाद इस्तांबुल में भारतीय दूतावास पहुंच गया। कल्याण से अनुराग द्वारी के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आरिफ मजीद के साथी अब इराक से वापस आ पाएंगे। आरिफ के आने के बाद उनके परिवार वालों को उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन इनमें से कई हैं जिसमें कई पेच अभी बाकी हैं। उसके बारे में बवंडर खड़ा किया है। ऐसा कोई खत मेरे बेटे ने नहीं दिया है, वो आप पुलिस से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है इसमें किसी की साजिश है क्या? कैसे इस खत की बात कैसे है कि किसी को भी अब वो खत क्या है, उसका जेरोक्स क्या है, वो दिखता भी नहीं है पेपर के अंदर।
और वो जो है किसी ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया होगा या कुछ किया होगा और एक इनोसेंट बच्चे को कहीं से मिंजल कर दिया। अपील तो ये एक बाप कर सकता है कि मेरा बेटा ना करे। आरिफ के परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई, कानून का सामना करने के लिए तैयार हुए, लेकिन आरिफ के साथ गए लोगों की अब तक कोई खोज खबर नहीं है। फहद, अमन और शाहीन ने अब तक परिवार वालों से कोई भी संपर्क नहीं किया है। ये भी मुमकिन है कि आरिफ की खबरों पर लगातार उनकी नजर भी हो। एजेंसियां लगातार ये समझने में भी लगी हैं कि क्या आईसिस ने आरिफ को किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर भेजा है या फिर वो सच में वापस आना चाहता है। वापस लौटने की इस कहानी को कौन कैसे देख रहा है, इस पर ही फहद, अमन और शाहीन की वापसी टिकी हो सकती है। आरिफ ये बता चुका है कि कैसे इन तमाम लड़कों को मजदूरी के काम में झोंका गया है। ऐसे हालात में इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। परिवार वालों की तरफ से अब तक वापसी की कोई अपील खुलकर जारी नहीं की गई है। बचे हुए तीनों लड़कों को आईसिस किन शर्तों पर जाने देता है, ये अब भी बड़ा सवाल है। इस बीच आरिफ के जरिए तमाम दूसरे परिवार वाले जानने में लगे हैं कि उनके बच्चे कहां और कैसे हालात में काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले इसी मस्जिद में आरिफ का नमाज जनाजा पढ़ दिया गया था, जब ये खबर आई थी कि इराक में उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब उसके वापस लौटने से बाकी युवकों के परिजनों को भी उम्मीद बंधी है कि किसी न किसी दिन उनके बच्चे भी वापस जरूर लौटेंगे। उधर सरकारी सूत्रों को इंतजार है उस सेफ पॉइंट का जहां तक वो युवक पहुंचे तो उसके बाद उन्हें देश वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। मुंबई से सुनील सिंह के साथ कल्याण से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ की, जिसके सुकमा में आज माओवादियों के एक हमले में सीआरपीएफ के 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 ऑफिसर हैं। इनमें एक डिप्टी कमांडेंट रैंक का और एक असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के ऑफिसर हैं। यह हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की टुकड़ियां कासलपाड़ा गांव में गश्त कर रही थीं। तभी सुबह 10:30 बजे के आसपास उनकी माओवादियों से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में कई लोग घायल भी हुए। पिछले हफ्ते इसी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 सीआरपीएफ जवान घायल हुए थे। और अब रोहतक की 2 लड़कियों की बहादुरी की गूंज, जिसकी गूंज हर तरफ है। उन्होंने चलती बस में 3 मंचलों को पीटा, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इस पूरे दौर में उन्होंने समाज का समर्थन उन्हें नहीं मिला। अब भी उन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बन रहा है। शुक्रवार को रोहतक से अपने गांव थाना खुर्द लौटते हुए 2 बहनों पूजा और आरती ने 3 मन चले लड़कों की छेड़खानी का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि पूरी ताकत से उनसे लड़ी, हाथ से, मुक्कों से और बेल्ट से भी। लेकिन उस भरी बस में लड़कियों की मदद करने कोई सामने नहीं आया, सिवाय एक गर्भवती महिला के, जिसने ये पूरा वीडियो अपने फोन पर बनाया और दुनिया को दिखाया। हरियाणा सरकार की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं, जो उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट इस वीडियो को देना चाहूंगी और उस लड़की को देना चाहूंगी जिसने ये वीडियो बनाई। जस्ट बिकॉज अगर वो लड़की ये वीडियो नहीं बनाती तो कोई भी ये बात नहीं मानता कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ और हमने इतना कुछ सहा और इतना कुछ किया। पूजा और आरती बीसीए की छात्राएं हैं। उनका कहना है कि इस रूट पर इस तरह की छेड़खानी रोज का किस्सा है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। कंडक्टर, ड्राइवर तक डरे रहते हैं। कंडक्टर को प्लीज वापस से बहाल किया जाए। कंडक्टर ने हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। उन्होंने तो देखो, आप समझ सकते हैं कि वो लड़के 3 थे और कंडक्टर एक ही था बस में, और जो बाकी लड़के थे वो सिर्फ फुटिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। और मेरे को पूरा का पूरा यकीन था अगर कंडक्टर उनसे कुछ कह रहा है तो पूरे के पूरे मिलकर कंडक्टर को बहुत बुरी तरह से मार देते। शुक्रवार को जब इन लड़कियों ने बाद में पुलिस से शिकायत की तो भी 2 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को जब ये वीडियो मीडिया पर आया तब लड़के पकड़े गए। फिलहाल उन्हें 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनमें से मोहित और कुलदीप नाम के 2 लड़कों को सेना में नौकरी की उम्मीद से हाथ धोना पड़ा है। सरकार ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी लड़कियों की बहादुरी की तारीफ की है। 2 लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है, और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की, लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय, इससे बंद होगा ये सारा विषय। इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया, इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा
वो देंगे। लेकिन लड़कियों की मुसीबत कम नहीं हुई है। परिवार पर मामले को रफा दफा करने का दबाव डाला जा रहा है। तीनों को वहां थाने में बिठा लिया था और बेटियों को बयान के लिए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने लगे, तो वो गांव के लड़के थे, वो बुजुर्ग थे, वो साथ आए थे और बेटियों से यही कह रहे थे आप बयान बदल दो, बयान बदल दो। इन तमाम चुनौतियों के बीच इन लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई है वो पूरे समाज के लिए एक बड़ी मिसाल है। लड़कियों के जीन्स पहनने पर, मोबाइल रखने पर और अपनी पसंद के शादी करने पर जिनको सबसे ज्यादा आपत्ति होती है, उसी सोच के लोग लड़कों के छेड़खानी करने पर और बदतमीजी करने वाली गलतियों को नजरअंदाज कर जाते हैं, ये कहकर कि इस उम्र में ये सब होता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लड़कियों को ही सम्मान का प्रतीक बनाकर क्यों मारा जाता है और लड़कों की इस तरह की घिनौनी गलतियों को कैसे माफ कर दिया जाता है। हरियाणा के सोनीपत से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी ही महिला ने बहादुरी की मिसाल कायम की है। निर्मला पंडित नाम की महिला ने उनकी चेन छीनकर भाग रहे बदमाश का पीछा कर उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल जब निर्मला अपने घर से निकली तो एक बदमाश ने उनकी सोने की चेन झपट ली। निर्मला ने काफी दूर तक दौड़कर बदमाश का पीछा किया और आखिर में उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले गई। थाने में निर्मला ने उस बदमाश की जमकर धुनाई भी की। इंदौर पुलिस ने कल उन्हें उनकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नेशनल रिपोर्टर में भी आगे 1,000 करोड़ के इंजीनियर को किस तरह मिला राजनीतिक संरक्षण। नोएडा के जिस इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के यहां से करोड़ों की दौलत निकली है उसे समाजवादी पार्टी भी प्रमोट करती रही, बीएसपी भी। नौबत यह है कि अब भी यादव सिंह को सस्पेंड नहीं किया गया है। एनडीटीवी इंडिया के पास मौजूद ये तमाम दस्तावेज बताते हैं कि किस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सपा और बसपा सरकार ने यादव सिंह को तरक्की और मलाईदार पद दिए। आगरा के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले यादव सिंह ने 1981 में जूनियर इंजीनियर के पद पर नोएडा अथॉरिटी में अपने करियर की शुरुआत की। 1989 में उन्हें एपीई यानी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया गया। 1995 के पहले यादव सिंह एक आम नौकरशाह थे, लेकिन जैसे ही मायावती की सरकार आई, यादव सिंह को प्रमोशन पर प्रमोशन मिलने लगे और वहीं से शुरू हुआ यादव सिंह की तरक्की का दौर। 1995 में बहन जी के आशीर्वाद से यादव सिंह की किस्मत का सितारा जागा। उन्हें प्रमोशन देकर प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया गया और अगले 2 साल के अंदर उन्हें वरिष्ठ परियोजना अभियंता बना दिया गया। जबकि एनडीटीवी को मिले ये दस्तावेज बताते हैं कि 1991 में वो वरिष्ठता की सूची में सबसे नीचे यानी 20वें नंबर पर थे। 1997 में जब उनका प्रमोशन वरिष्ठ परियोजना अभियंता के पद पर हुआ, तब वो वरिष्ठता सूची में 8वें नंबर पर थे। एक कदम आगे ये सरकार, अकेले सरकार सत्ता में आने के बाद में हमारी फाइलें मंगवाई जो हमने दी थी यादव सिंह की, वो मंगवाई, जांच के आदेश दिए। शुरू में मायावती ने भी नाटक किया था और फिर ये नाटक करने के बाद में सेटिंग जम गई। नोएडा अथॉरिटी के ही नियमों के मुताबिक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन यादव सिंह के मामले में अथॉरिटी के ही विशेष कार्याधिकारी ने प्रमोशन देकर पत्र लिखा कि यादव सिंह अपनी डिग्री अगले 3 साल में पूरी करेंगे। इससे नाराज इंजीनियरिंग विभाग के उस समय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी ए.के. गोयल ने 6 अक्टूबर 1997 को अथॉरिटी के सीईओ को चिट्ठी लिखी कि यादव का प्रमोशन नियमों के तहत नहीं हुआ है और इसके लिए उनकी अनदेखी की गई है। लेकिन यादव का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के लिए वो कमाऊ पूत थे। 2012 में जब सपा सरकार आई, तब तक यादव सिंह अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुके थे।
नई सरकार ने फौरन उन पर 954 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर उनके खिलाफ सीबीसीआईडी में मामला दर्ज करवा दिया। आरोपी के तौर पर उनके भाई ज्ञानचंद भी थे, जो नोएडा अथॉरिटी में ही लॉ ऑफिसर हैं। यादव फरार हो गए और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो गया। लेकिन यादव सिंह सपा के इतने करीब आ गए कि सीबीसीआईडी ने उन्हें और उनके भाई को क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, नियमों के विपरीत जाकर यादव सिंह को नया पद क्रिएट कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया। एनडीटीवी के पास मौजूद ये दस्तावेज बताते हैं कि इंजीनियरिंग विभाग में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर से बड़ा कोई पद है ही नहीं। यही नहीं, यादव सिंह के भाई और उनके बेटे को अथॉरिटी में ही नौकरी भी मिल गई। अब भी यादव सिंह को सरकार ने सस्पेंड तक करने की कार्रवाई नहीं की है, जबकि उनके ठिकानों से 12 करोड़ रुपए से ऊपर की दौलत और 2 किलो गहने बरामद हो चुके हैं। साफ है कि यादव सिंह पर सपा और बसपा दोनों ही सरकारें मेहरबान रहीं और इसके पीछे की वजह आरोप है कि पैसे का वो बंदरबाट है, जिसमें यादव सिंह ने खुद पैसे कमाए और कमा कर दिए। नोएडा से अरविंद उत्तम और कैमरामैन रमेश त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ज्यादा चर्चा के लिए मुकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश, मायावती हो या समाजवादी पार्टी, यादव सिंह चहेते रहे दोनों पार्टियों की, जैसे कि आपकी ये रिपोर्ट भी बता रही है। देखिए, घर में कोई पैसा कमाने वाला बेटा हो तो वो हर किसी को अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही हाल यादव सिंह का है। उनके बारे में लोग कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, सपा की हो या बसपा की हो, वो हर सरकार के काफी करीब रहते हैं और वो खुद पैसा कमाते हैं और सरकार में बैठे आकाओं को भी उनके मुताबिक फायदा पहुंचाते हैं। उनके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो बातचीत करने में काफी एक्सपर्ट है, ब्यूरोक्रेसी में उनकी अच्छी पकड़ है, इसके साथ ही वो काफी तेज तर्रार हैं और संबंध बनाने में माहिर हैं। शायद यही वजह है कि वो बसपा सरकार रही हो चाहे सपा सरकार रही हो, सब में उनकी अच्छी पकड़ रही और एक के बाद एक उनको मलाईदार पद मिले, तरक्की मिली। शायद यही वजह है कि जिस तरह से उन्होंने पैसा कमाया और सरकार को कमवाया, इसी वजह से वो दोनों सरकारों के काफी करीब रहे हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज नेशनल रिपोर्टर में इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।